हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। इस वीडियो में घनाभ का एक चित्र आपको नजर आ रहा होगा। घनाभ में कुल क्या होती हैं? फलकें 6 होती हैं, पूरे कुल 12 होती हैं और 8 शेष होते हैं। मैं इसको बारी बारी से आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होते हैं। फलकें देखिए, फलक, प्रत्येक फलक आयताकार होती हैं। फलक क्या होता है? जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग ऊपर नीचे या उस साइड या इस साइड या पीछे या सामने, जितनी भी आयताकार चित्र आपको नजर आ रही है एक एक करके, वो सभी फलके हैं जिनका नाम हम लगातार ले रहे हैं आपके सामने। ये फलकों के नाम हमने लिखा है चित्र के हिसाब से। आप देख लीजिए, ए बी सी डी, ऊपर वाली फलक एच जी सी डी। देखिए कहाँ होगा एच जी सी और डी, ये वाले सामने वाली फलक। इसके बाद ए बी एफ ई, ये पीछे वाली फलक का नाम ले रहा है। उसके बाद ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच नीचे वाली फलक जो बॉटम में है। इसके अलावा ए डी एच ई इधर वाली फलक, और बी सी जी एफ का मतलब उस साइड वाली। कुल 6 फलक है यहाँ पे। और फलकों में सम्मुख फलक भी होते हैं, वो भी याद रखिए। तो इसमें सम्मुख फलकें क्या हो सकती हैं? सम्मुख फलक का मतलब सामने वाले फलक। तो पहले का सामने वाला फलक क्या हो सकता है? पहले का तीसरा है, यानी ए बी सी डी का ई एफ जी एच। देखिए ए बी सी डी के सामने के जो फलक नीचे वाले जो ऊपर है ई एफ जी एच। तो पहले का तीसरा, देखिए यहाँ पे दिया है, सॉरी चौथा है, चौथा ये 4 हो जाएगा। उसके बाद एच जी, यानी दूसरा का जो होगा एच जी सी डी, यानी इसके पीछे वाला होगा तो ए बी एफ ई होगा, यानी ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद बचते हैं 2, यानी आपका 5वां और पहला हो जाएगा, 5वां और 6वां। एक बार मिला लेते हैं। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इसका देख लेते हैं 5वें का ए डी एच ई इधर वाला, और छठा जो दिया है बी सी जी एफ। ठीक है, इस तरीके से इन्हें सम्मुख फलके कहा जाता है। फलकों का नाम जो हम ले रहे थे वो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। प्रत्येक फलक आयताकार होती है, आपको अच्छे से जानना है घनाभ के लिए सिर्फ। ठीक है, फलकों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें आप समझ सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। सम्मुख फलकें क्या होती हैं? सामने वाले फलक, जैसे कि ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ठीक है। उसका बाद बैक फ्रंट, सामने पीछे, ये सम्मुख फलकें होती हैं जिनका नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं बार बार। ठीक है, और सम्मुख फलकों को आप जानिए, सभी फलकें आयताकार होती हैं, चाहे वो सम्मुख फलक हो चाहे कि आसपास वाले फलक हो, सभी फलकें घनाभ में आयताकार होती हैं। ठीक है, अब आते हैं कोर के लिए। कोरे कुल 12 हैं। 12 कौन कौन सी? कोर का मतलब किनारा, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं इन्हीं को कोर कहा जाता है। ये कुल 12 है। जो लाइनें आपको नजर आ रही है इस चित्र में घनाभ के, उन्हें कोर कहा जाता है। कोर की कुल संख्या 12। प्रत्येक रेखाखंड को कोर कहा जाता है। प्रत्येक रेखाखंड को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। और इन 12 कोरों में 3 प्रकार के कोरे मौजूद हैं। लंबाई के रूप में, पहला। दूसरा, चौड़ाई के रूप में। तीसरा, ऊंचाई के रूप में। जो कोरे लंबाई के रूप में उनको स्मॉल एल से दिखाते हैं, जो कोरे चौड़ाई के रूप में उसको स्मॉल बी से, और जो कोरे ऊंचाई के रूप में उसको स्मॉल एच से दिखाते हैं।
ठीक है। तो ये घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में कोरे मौजूद हैं। लंबाई के रूप में जितनी भी कोरे आपको चित्र में नजर आएंगे उन्हें हम एम से दिखाते हैं। चौड़ाई के रूप में जितनी भी कोरे नजर आएंगे उनको हम बी से दिखाते हैं, स्मॉल बी से। और ऊंचाई के रूप में जितनी भी कोरे लिखी जाएंगी वो सब एच से दिखाते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की कोरे अलग अलग कर देते हैं आपके लिए। और प्रत्येक कोरे रेखाखंड के रूप में होती हैं, याद रखना है। कोई पूछे कि कोरे घनाभ की किस रूप में मौजूद होती हैं, तो आपको बोलना है रेखाखंड के रूप में। रेखा के रूप में नहीं, रेखाखंड के रूप में, याद रखिए। तो कोरों को हम अलग अलग करते हैं। कोरे कुल 12 हैं। लंबाई के रूप में कितनी मिलेगी? लंबाई के रूप में, लंबाई के रूप में कुल कोरे कितनी है? ध्यान से देखिए चित्र में आपके सामने ये भी, इसके बाद आप नीचे भी देख लीजिए EF। एक कंपैरिजन ले लेते हैं। AB के सामने क्या है? DC। ये समूह कोरे भी होंगी। इसके अलावा EF और HG, ये कुल 4 कोरे हैं। 1 2 3 4। ये 4 कोरे हैं जो लंबाई के रूप में मौजूद हैं फलक में, या आप घनाभ में कर सकते हैं। घनाभ में कुल कोरे 12 है, जिसमें से 4 कोरे लंबाई के रूप में मौजूद है। और सम्मुख लंबाई की कोरे जो है, AB की लंबाई की कोर जो है DC है, सम्मुख की बात करें तो। और EF के सामने की कोर जो है HG है, जो कि लंबाई के रूप में मौजूद है, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि लंबाई के रूप में कोरे कुल कितनी है, तो आपको 4 बोलना है घनाभ में, ठीक है। और घनाभ में जो लंबाई के रूप में 4 कोरे हैं उनमें सम्मुख कोरे कौन कौन सी हैं, तो आप सामने वाली कोर का नाम लेंगे। AB के सामने DC है, और नीचे भी आ जाइए, नीचे EF के सामने HG है, तो लंबाई के रूप में सम्मुख कोरे मौजूद है, ठीक है। कुल 4 और जोड़े 2। लंबाई के रूप में सम्मुख कोर जो है 2 जोड़े में पाए जाती हैं, और कुल लंबाई की कोरे जो है वो 4 है, ठीक है। चौड़ाई के रूप में देख लेते हैं। चौड़ाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में कुल कोरे कितनी है? यहाँ भी 4 होंगी, कुल 12 है। तो 4 कौन कौन सी होंगी चौड़ाई के रूप में, वो भी देख लेते हैं। AD BC एक हो जाती है, और EH, उसके बाद FG। ये कुल 4 कोरे हैं जो चौड़ाई के रूप में मौजूद हैं। AD BC और EH और FG, ये 4 चौड़ाई की कोरे हैं। चौड़ाई की कोरे होने के साथ साथ ये समूह कोरे भी हैं चौड़ाई में, ठीक है। AD का जो समूह कोर है वो BC, EH का जो समूह कोर है वो FG है, जो चौड़ाई की कोरों में समूह कोणों के रूप में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ऊंचाई की कोरे देख लेते हैं कौन कौन सी। 4 4 8 कोरे हो गई। 4 कोरे लंबाई में हमने दिखाया था, 4 चौड़ाई में, अब बचती हैं 4 तो ऊंचाई की कोरे होंगी। ऊंचाई के रूप में कोरे, ऊंचाई के रूप में कोरे कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, AEDH, इसके अलावा BF और CG, ये ऊंचाई की कोरे हैं। ऊंचाई की कोरे कुल 4 होती हैं, जैसा कि लंबाई में 4, चौड़ाई में 4, ऊंचाई में भी 4 हो जाएंगे, कुल 12 होना है। और ऊंचाई में कुल कोरों की संख्या 4 के अलावा ये समूह कोरे भी हैं ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो कोरों की कुल संख्या 12 है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की 4 कोरे हैं, ठीक है। अब चलते हैं शीर्ष के पास। शीर्ष क्या हो जान लेते हैं। शीर्ष कुल 8 हैं, जिनको हमने लिखा है यहाँ पे। शीर्ष 8 है, तो कौन कौन से? उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं शीर्ष क्या होता है घनाभ में। प्रत्येक
कोने को शीर्ष कहा जाता है। ध्यान देखिए, प्रत्येक कोना आपको नजर आ रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसे आप दूसरी भाषा में भी कहते हैं, एक बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक रेखाखंड मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। घनाभ में एक ऐसा बिंदु जहां पे दो या दो से अधिक रेखाखंड मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। लिख देते हैं, घनाभ में जहां दो या दो से अधिक रेखाखंड मिलते हैं उन्हें शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, शीर्ष कहा जाता है। घनाभ में जहां पे दो या दो से अधिक, जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाखंड आपको मिलते हुए नजर आ रहे हो उन्हें हम शीर्ष कहते हैं। शीर्षों की कुल संख्या 8 होती है, ये आपको हमने बताया है। ये आठों शीर्ष चित्र में कहां कहां है वो भी डिक्लेयर कर लेते हैं। कुल 8 शीर्ष हैं, जिसमें ए बी सी डी, 4 ऊपर नजर आ रहे होंगे, 4 नीचे हैं। ये ग्रुप में डिवाइडेड है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ई एफ जी और एच। 4 शीर्ष ऊपर, 4 शीर्ष नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। आप साइड से भी देखेंगे तो भी आपको 4 ही नजर आएंगे। अगर आप ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक के हिसाब से शीर्ष काउंट कर रहे हैं तो 4 इधर कुल 8 होते हैं। अगर आपको लगता है साइड से काउंट करेंगे तो भी आपको 8 ही नजर आएंगे, लेकिन ले देकर कुल 8 ही है। मत सोचिएगा कि 16 हो गए, आपने सर साइड से काउंट किया इधर से तो कुल 8 इधर भी हो गए और 8 को पहले से आप दिखा रहे हैं तो कुल 16 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कुल शीर्षों की संख्या 8 ही है। आप इधर उधर मिक्स करते हैं इसलिए वो डबल हो जाती हैं। जैसे आप साइड से अगर निकालते हैं तो साइड से आपको क्या मिल जाएगा, ए डी एच ई, ये हो जाता है। उसके बाद बी सी जी एफ, ये हो जाता है। लेकिन ले देकर कुल 8 ही है, क्योंकि इसमें उसमें लेटर मिक्स है, कई अक्षर यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ, तो कुल मिला जुला के 8 ही आपको नजर आ रहे होंगे। आप लेटर काउंट कर लीजिए, आपको वहीं से पता लग जाएगा। ए बी सी डी और ई एफ जी एच, कुल 8 लेटर है तो 8 शीर्ष होंगे सीधे सीधे। ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। लिखने का तरीका ऊपर वाले और नीचे वाले फलक के हिसाब से देखिए यहाँ पे दिया है, और साइड वाले फलक के हिसाब से देखिए यहाँ पे दिया है। तो कुल लेकर के लेटर यहाँ पे 8 है तो 8 ही शीर्ष होंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए घनाभ के कुल सूत्रों के बारे में भी समझ लेते हैं। घनाभ के सूत्र होते हैं, अलग अलग सूत्रों के बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। घनाभ के कुल जो सूत्र होंगे वो क्या क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H है। ठीक है, घनाभ की लंबाई को हमने L से दिखाया, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, सभी लेटर स्मॉल है। ठीक है, अब हम चलते हैं घनाभ के और कुछ चीजों के लिए। घनाभ के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, घनाभ के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल। अब आप कोई भी फलक का यहां से ले सकते हैं। पहला फलक मान लीजिए ऊपर वाला लेते हैं तो ए बी सी, ये आपका फलक 1 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो हम ये देखेंगे एबीसीडी में क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है,
और क्योंकि आयताकार है तो आयताकार है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल जो होगा आयत के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, आयत का क्षेत्रफल। अब हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई दिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी L इंटू बी। उसी तरीके से नीचे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लीजिए। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, तो ई एफ जी एच में ये भी लंबाई है, यहाँ ये चौड़ाई है, नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल यहाँ भी लागू हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो L इंटू बी, एक बार फिर से L भी हो जाएगा। दोनों सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल, दोनों सम्मुख फलक यानी एबीसीडी और ईएफजीएच, देख लीजिए सम्मुख फलक है। चित्र आप जरूर ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि ये चित्र के आधार पर ही निकल रहा है बार बार, ठीक है। दोनों सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल यल बी प्लस यल बी, अगेन इनको जोड़ेंगे तो 2यल बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आगे भी इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप प्रत्येक फलक में ध्यान दीजिएगा कि लंबाई और चौड़ाई है क्या। कहीं कहीं लंबाई और ऊंचाई भी हो सकता है, कहीं कहीं चौड़ाई और ऊंचाई हो सकता है, लेकिन दो फलक, जो कोई भी एक फलक देखेंगे उसमें दो रेखाखंड जरूर होंगे जो अलग अलग होंगे। दो रेखाखंड अलग अलग होने का मतलब है या तो दोनों लंबाई चौड़ाई हो सकते हैं, या फिर चौड़ाई ऊंचाई हो सकते हैं, या फिर लंबाई ऊंचाई भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपको दो फलक, किसी भी एक फलक में दो रेखाखंड जो कि अलग अलग रूप में नजर आएंगे, जिसका क्षेत्रफल आप आयत के क्षेत्रफल से ही मैच करा के निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक फलक आयताकार होता है, चाहे लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, ऊंचाई में हो, किसी में भी हो। लेकिन जब भी प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल पूछेगा तो आयत के क्षेत्रफल से ही निकालेंगे, इसके अलावा और कोई क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। तो दो सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल 2LB हो गया, ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा। इसके बाद हम बाकी फलक भी देख लेते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, दो ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला क्लियर हो गया है। आगे भी चलते हैं थोड़ा। इसमें बाकी दो फलक ले लेते हैं। तीसरा ADHE, ADHE देख लेते हैं का क्षेत्रफल। ADHE में देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए AH है और ये आपका B है, यहाँ लिख देते हैं ये B। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल से ही मैच कराइए, आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल यानी H और B, जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ, H इंटू बी बराबर HB हो जाएगा, या BH भी लिख सकते हैं इसको, B इंटू H, ठीक है। उसी तरीके से नीचे वाले और भी एक फलक होंगे, सम्मुख फलक। सम्मुख फलक मतलब उसके उस साइड वाला B C, चौथा BC GF का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे भी देखना है क्या है, B है और ये H हो जाएगा आपका, ये हाइट, ठीक है। B और H जो कि हाइट होगा, तो B इंटू H कर दीजिए और ये हो जाएगा BH सीधे। दोनों सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल, दोनों सम्मुख फलक में BH दो बार है, ये 2BH हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वहां पे हमने ऊपर लिखा था, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी भी दो फलक बच रहे हैं, यहाँ पे 4 फलक हो गए जिनका क्षेत्रफल अलग अलग निकल गया है, दो और फलक होंगे जिनका क्षेत्रफल निकालना बाकी है। तो पांचवा, दो और फलक एक पीछे ले लीजिए, ABFE का क्षेत्रफल, ABFE ऊपर पीछे देख लीजिए का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल।
ये भी देखिए हो गया इधर, ठीक है। तो पीछे चले जाते हैं यहाँ पे, तो पीछे यल है और यहाँ एच है, तो यल इंटू एच हो जाएगा। जो छठा है फलक उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छठा फलक एकदम नीचे वाला, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है नीचे वाले, तो यल और आपके साथ एक लेंथ में दिया होगा ई एफ जी एच, ई एफ जी एच उधर वाले साइड का क्षेत्रफल ए बी एफ ई, नहीं सामने वाला होना चाहिए था, गलती हो गया यहाँ पे, सामने वाला होगा, ये सामने वाला फलक लेना डी सी जी एच, डी सी जी एच का क्षेत्रफल, डी सी जी एच का क्षेत्रफल यानी ये सामने वाला जो होगा, इस सामने वाले फलक में आपको लंबाई और ऊंचाई दिख रहा होगा, यल इंटू एच, ये हो जाएगा एल एच, दोनों समूह फलकों का क्षेत्रफल, दोनों समूह फलकों का क्षेत्रफल यल एच प्लस यल एच, ये हो जाएगा 2LH, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 कर दीजिए। तीनों इक्वेशन जो हम लगातार निकाल रहे हैं क्षेत्रफल समूह फलकों का, उन्हें आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे आपके संपूर्ण फलक का क्षेत्रफल मिल जाएगा, संपूर्ण फलक का क्षेत्रफल मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण फलक का कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण फलक का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तीनों इक्वेशन जोड़ दीजिए। 2 पहले में क्या था LD, दूसरे में क्या था 2BH, तीसरे में जो अभी निकला है ये 2LH, दो कॉमन ले लीजिए यहाँ से, LD प्लस BH प्लस HL या LH दोनों कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास घनाभ के संपूर्ण फलक का संपूर्ण क्षेत्रफल है, जिसे हम क्या कहते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग फलकों के माध्यम से, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करके बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, या घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ निकाला जाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे वो सही रहेगा, चारों दीवारों का चारों दीवारों के क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल हम अलग कर देंगे, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला अलग कर देंगे, ठीक है। हमें साइड से लेना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी आप कौन कौन सा क्षेत्रफल लेंगे, ऊपर वाला अलग कर देते हैं, नीचे वाला अलग कर देते हैं। एक कमरे की बात करें तो कमरे अगर घनाभ के रूप में है तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो ऊपर वाला जो सीलिंग वाला एरिया होता है और जो फ्लोर वाला एरिया होता है उसको कट करके बाकी चारों साइड से जो दीवारें नजर आती हैं उनका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चारों दीवारों की बात करें तो आप उसी हिसाब से समझिए यहाँ पे क्या है,
पीछे देख लीजिए, पीछे आपके पास अगर पीछे वाले फलक की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 2LH 2LH, पीछे और सामने दोनों। देखिए पीछे वाले फलक को ध्यान दीजिए, यहाँ पे L और H है, L इंटू H होता है क्षेत्रफल, आपको हमने बताया अभी। एक पीछे वाला फलक ले लीजिए, एक सामने वाला, दो दीवार ऐसे कवर हो जाते हैं, तो यहाँ 2LH हो गया। और दो साइड वाले लेफ्ट और राइट वाले, तो उधर वाला देखिए क्या है, BH, और यहाँ पे BH है, यानी 2BH। ठीक है, इस तरीके से चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला, सीलिंग और फ्लोर वाला एरिया छोड़ देते हैं, बाकी साइड से जितनी भी दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल हम कुल दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और H भी कॉमन है तो H हम इधर लिख लेते हैं। ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का ये फार्मूला है, जो घनाभ के रूप में किसी भी प्रकार के मकान की बात करें या मकान की दीवारों की बात करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चारों दीवारों में लगी ईंटों का क्षेत्रफल, ईंटों की संख्या निकालनी पड़ती कभी कभी, तो चार दीवार में ईंटें लगे हुए हैं तो चारों दीवारों में ईंटों की कुल संख्या क्या होगी, इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, किसी भी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको आता है आयताकार फलक का या आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इस तरीके से भी लिखते हैं। ये भी घनाभ का आयतन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, घनाभ के आयतन के फार्मूले में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसमें L इंटू B इंटू H तीनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहते हैं घनाभ के आयतन का, तो आयतन आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इनके मात्रक क्या होते हैं, मात्रक भी समझ लेते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वो भी जान लेते हैं, और उसके बाद आयतन का भी मात्रक। आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन घनाभ या किसी भी आयतन की बात करें, घनाभ के आयतन का मात्रक, मात्रक मतलब आप अगर घनाभ निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं तो उसमें किस में लिखेंगे, उसे आप किस मात्रक में, किस यूनिट में लिखेंगे। तो घनाभ के आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब यानी m क्यूब इसे लिख सकते हैं, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, सेमी क्यूब, cm क्यूब लिखा जाता है इसे, या फिर आप मिलीमीटर में निकालते हैं तो मिमी क्यूब लिखते हैं। मिमी क्यूब यानी mm क्यूब, इस तरीके से लिखा जाता है। ज्यादातर आप मीटर क्यूब में लिखते हैं, पहला वाला जो मात्रक हमने लिखा है। अगर आपका मात्रक बहुत छोटा है तो सेंटीमीटर क्यूब, और उससे ज्यादा छोटा है तो मिलीमीटर क्यूब लिखा जाता है। मिलीमीटर क्यूब यानी हमेशा आपको क्यूब में ही लिखना है मात्रक, जब भी लिखेंगे, चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो या मिलीमीटर में हो। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का आप मात्रक जानते ही हैं, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो हमेशा
स्क्वायर में निकलता है, मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर मिलीमीटर में है बाय द वे तो मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन रहता हमेशा स्क्वायर में। ये क्षेत्रफल का मात्रक है। तो क्षेत्रफल से हम क्या निकालते हैं, घनाभ का पृष्ठ निकालते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर नाम आ जाता है तो स्क्वायर में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये दे दिया गया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वो निकालिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो मात्रक होगा, अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला आपने तो उसको किस में लिखेंगे, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी स्क्वायर में लिखना है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मिलीमीटर है तो मिली स्क्वायर लिखिए, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को भी स्क्वायर में लिखना है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस यूनिट में मांग रहे हैं लेकिन लिखना स्क्वायर में ही है। आगे है घनाभ, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होगा करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये फार्मूला ही है जिसको आपको याद रखना है। विकर्ण का मतलब होता है इस तरीके से, जो आप यहाँ पे डायग्राम लिखते हैं, ये विकर्ण है आपका, इस तरीके से विकर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ये आप जानिए कि ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से लग के आपको कभी भी सवाल सीधे पूछता है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई दे ऊंचाई दे देगा, पूछेगा घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो ये फार्मूला है, फार्मूले की सहायता से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। और विकर्ण हमेशा मीटर में है तो मीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर में है तो सेमी लिखिएगा, ये मात्रक है, या फिर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में लिखिएगा, अगर कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर रहा है तो। घनाभ विकर्ण का मात्रक, विकर्ण के मात्रक इस तरीके से किसी भी यूनिट में लिखिए, लेकिन लिखना मीटर में है तो मीटर में, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाना है, ना क्यूब लगाना है, सीधे सीधे आपको जिस यूनिट में दिया है उसे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से घनाभ खत्म होता है। अब हम लोग घन के बारे में भी पढ़ेंगे। घन, घन क्या है, एक चित्र समझा देते हैं आपको यहां से। ये आपका घन बनेगा, ठीक है, इस घन है। और घन क्या होता है, इसमें भी 6 फलक होती हैं, 6 कोरे 12 कोरे होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं। जैसे कि मैं घनाभ में बता रहा था, घन में भी कुछ इस तरह से है। इसमें भी 6 शीर्ष आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम ABCDEFGH भी लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए कुल 8 शीर्ष नजर आ रहे होंगे, 6 फलक है और 12 कोरे हैं, जैसा कि मैं उसमें बता रहा था, इसमें भी आप समझ लीजिए कुछ सिमिलर ही है और हल्का सा डिफरेंस है। अगर मैं घनाभ से घन बनाना चाहूँ तो कैसे बन जाएगा, घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, अगर वो समान हो जाए तो वो किस रूप में आ जाती है, फिर वो घन के रूप में हो जाती है। शर्त यही है, घनाभ से अगर घन बनता है तो कैसे बनेगा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर हम बराबर कर दे तो क्या हो जाती है, वो घन का रूप ले लेती है। घनाभ से घन बनाना, तो घनाभ से घन बनाने के लिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये तीनों बराबर कर देंगे तो बन जाएगा घन। क्या बन जाएगा,
घन बन जाएगा। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अगर समान हो जाए तो किसका रूप ले लेता है? घन का। माना घन की भुजा ए है, स्मॉल ए से दिखा देते हैं, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी घन की जितनी भी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं। घन की भुजा को कोर कहा जाता है। माना घन की कोर, भुजा के साथ साथ आप उसे कोर कहिए, कोर ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे कोर से रिलेटेड है। तो सभी कोरें बराबर होती हैं। घन की सभी कोरें 12 होती हैं, समान होती हैं, यानी अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, घन की सभी कोरें क्या होती हैं? समान होती हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन होती कुल 12 कोरें हैं, 8 शीर्ष हैं और कुल 6 फलक हैं। फलक के बारे में बात करें, प्रत्येक फलक वर्गाकार होती हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होती हैं का मतलब होता है वर्ग के रूप में होती हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है इसका मतलब वर्ग के रूप में होती हैं। हर एक फलक की बात करें, सभी फलक एक वर्ग के रूप में मौजूद होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल ही फलकों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे वो हर एक फलक का क्षेत्रफल आएगा, और हर एक फलक यानी 6 फलक का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के अगर उसको हम जोड़ते हैं तो हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे, उसे हम जोड़ करके घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा वो भी हम जान लेते हैं। हर एक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक फलक वर्गाकार है तो फलक का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा गुणे भुजा। और भुजा की बात करें तो सभी जगह ये है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फलक आप ले सकते हैं। 6 फलक है, इसीलिए हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया है, किसी भी फलक का हमने नाम नहीं दिया है, क्योंकि सभी फलक यानी 6 के 6 फलक है, उसमें से किसी भी फलक का अगर आप नाम लेते हैं तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला यही होगा, सेम से। यानी 6 के 6 फलक आप में से कोई भी फलक निकालते हैं, उनके सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होता है वो सब समान होता है। यहाँ पे सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, और भुजाएं सभी ये हैं तो ए स्क्वायर सीधे हो जाएगा। यानी प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल है अगर वो ए है, यानी हर एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो कुल 6 फलक है, 6 फलकों का क्षेत्रफल, 6 फलकों का क्षेत्रफल यानी 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर, और 6 फलकों का क्षेत्रफल यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसको आप 6 भुजा स्क्वायर भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आ गया तो वही मीटर स्क्वायर, मात्रा की बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, जिसमें लिखना है लिखिए, ज्यादातर मीटर स्क्वायर यानी हमेशा स्क्वायर में लिखना है। ठीक है, क्षेत्रफल को आगे चलते हैं। इसमें घन के घनाकार लिखिए,
घनाकार चारों दीवारों का, घनाकार कमरे के चारों दीवारों का तो 4 दीवार है तो मतलब सीलिंग वाला और नीचे फ्लोर वाला एरिया छोड़ देना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होगा। क्योंकि बचते हैं कुल 6 फलक है जिसमें सीलिंग और फ्लोर अगर छोड़ दें, ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दें तो कुल 4 फलक बचते हैं। और चारों फलक में हर एक फलक का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर है, तो 4 का गुणा करेंगे तो चारों फलकों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे के। तो 4 गुणे ए स्क्वायर, जिसको आप 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है। अगर ये भी क्षेत्रफल है तो ये भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जिसमें लिखना है लिखिए, ठीक है, स्क्वायर में ही लिखना है, ठीक। इसके बाद घन का विकर्ण होगा, या घन का आयतन, पहले घन का आयतन, घन का आयतन जो होगा भुजा क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इसको आप लिखेंगे भुजा क्यूब। अगर आप इसे ए में लिखते हैं तो ए गुणे ए बराबर ए क्यूब। और घन के आयतन का मात्रक वही, जैसे कि हम घनाभ के आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर के घाते 3, मिलीमीटर के घाते 3 लिखते थे, वैसे ही घन के आयतन को भी, आयतन कभी भी निकालिए क्यूब में ही लिखना है, घाते 3 रहेगा, मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब में लिखेंगे, ठीक है, हमेशा क्यूब में लिखना है आयतन को, ठीक है। घनाभ का विकर्ण, सॉरी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण जो होता है a√3, यानी आप इसे डायरेक्टली लिखें तो भुजा कांडी में 3 गुणे भुजा लिखते हैं, या आप इसे भुजा करड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, या फिर ए लिखना चाहते हैं तो ए के रूप में लिख सकते हैं। और विकर्ण को हमेशा मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर लिखते हैं, जैसा कि वहां पे भुजा दिया रहता है, इसको स्क्वायर या क्यूब में नहीं लिखते, बिल्कुल याद रखिए। और विकर्ण क्या होता है, जैसे घनाभ में था वैसे ही आपके पास घन में विकर्ण है, इस तरह से जो हम लाइनें खींच रहे हैं इसे, जिसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको घन और घनाभ के विस्तार से हमने बहुत कुछ समझाया है। इसे आप घर पे प्रैक्टिस करिए, समझिए, और समझ करके इसे आप याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा जरूरी याद रखना है, और याद रहेगा तो आपको आगे चल के काम देगा, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में बहुत कुछ इसमें आता है, इंक्लूड होता है। इसके बाद जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बेलन के बारे में बताएंगे, और इसके बाद वेन जो आपका 3D शेप में आता है वो भी हम आपको क्लियर करेंगे, और इससे रिलेटेड घन और घनाभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला दे दिया आपको, सीधे हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे कि आयतन कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, या चारों दीवारों में लगे ईंटों का की संख्या कैसे निकलेगी। ये सभी चीज़ें हम आपको सवाल लगा के बताएंगे, समझाएंगे। और तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि इस वीडियो के बारे में या इस घन घनाभ के बारे में वो अच्छे से समझ सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।